चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो हमने चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9 में से पढ़ना है, रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी देख लेते हैं कि हमारे पास ना जो रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल था वो कैसे डिस्कवर हुआ था। तो 1911 में रुदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिससे हमें ये पता चला था कि हमारे पास ना जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो जो है उसके अंदर मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्कवर अभी तक नहीं हुई। तो रुदरफोर्ड को ये जो है वो उसने डेमोन्स्ट्रेट किया था। तो रुदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट से पहले ना जे थॉमसन ने एक थ्योरी दी थी, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, मॉडल एक दिया था। तो प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो हमारे पास क्या हमें बता रहा था कि हमारे पास ना जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पूल के अंदर जो है वो ठहरे हुए हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल प्लम पुडिंग से दी थी जे थॉमसन ने। जैसे पुडिंग के अंदर हम प्लम्स रख देते हैं ना, तो पुडिंग हमारे पास क्या है, वही पॉजिटिवली चार्ज्ड जो पूल है हमारे पास, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे उसमें पड़े हुए हैं, जैसे हम पुडिंग के अंदर प्लम्स रख देते हैं। तो प्लम पुडिंग मॉडल जो था उसको रुदरफोर्ड ने ये कहा था कि प्लम पुडिंग मॉडल जो है एटम का वो यानी वो है, सही नहीं है। तो जो रुदरफोर्ड थे उन्होंने फिर जे थॉमसन की जो मॉडल था उसके बाद यानी जो अपना मॉडल जो है वो ये वाला जो है वो दिया था। तो ये आपके पास ना इसकी डिस्कवरी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सपेरिमेंटेशन की। हमारे पास जो रुदरफोर्ड थे उन्होंने किस तरह जो है वो पूरा एक सेटअप जो है वो बनाया था। Rutherford bombarded alpha particles on a 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉयल। तो रुदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को यूज किया था जो कि हीलियम न्यूक्लियस होते हैं, और उनको बम्बार्ड करवाया था किस पे, इतनी थिकनेस वाली थिक गोल्ड फॉयल पे बम्बार्ड कराया था। अल्फा पार्टिकल्स आर एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड पोलोनियम। और अल्फा पार्टिकल आए कहाँ से थे, रेडियम और पोलोनियम जो थे रेडियो एक्टिव मटेरियल, वहां से जो है वो उनको प्रोड्यूस किया गया था। He observed the effects of alpha particles on a photographic plate or a screen coated with zinc sulfide। तो रुदरफोर्ड ने ना जो है गोल्ड फॉयल पे जब अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाए तो सामने एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दी, ताकि उसके ऊपर ना डिफ्लेक्शन जो है ना शो होती रहे हमारे पास कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो किस तरह डिफ्लेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, और जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो जिंक सल्फाइड से कोट हुई हुई थी। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंटेशन थी। नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं ऑब्जर्वेशंस कि रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के अंदर अब जो पूरा एक्सपेरिमेंट था उससे हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हमारे पास जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉयल में से अनडिफ्लेक्टेड होके पास हो गए हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन में पास हो गए हैं। फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फेयरली फ्यू एंगल्स लार्ज एंगल्स। तो हमारे पास कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे तो जो लार्ज एंगल्स पे क्या हुए हैं, डिफ्लेक्ट हुए हैं। और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि बहुत थोड़े पार्टिकल्स ऐसे हैं जो क्या कर गए हैं, गोल्ड फॉयल को हिट करके यानी बाउंस बैक कर गए हैं। ठीक है, तो इन तीन ऑब्जर्वेशंस को हम अगर डायग्राम के हिसाब से देखें तो हमारे पास ना ये डायग्राम है। अब ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये आपके पास जो है गोल्ड फॉयल के एटम्स हैं। ठीक है, यानी एटम्स इधर शो किए हुए हैं। तो हमारे पास अब ये जो पार्टिकल्स हैं वो जो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं वो क्या है, अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स हैं, यानी जो बिल्कुल ही डिफ्लेक्ट हुए बगैर पास हो गए हैं। उसके बाद कुछ पार्टिकल्स हैं जिन्होंने बहुत थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो करवाई है। ठीक है, स्मॉल डिफ्लेक्शन दी है। उसके बाद कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन्होंने लार्ज डिफ्लेक्शन दी है, जिनके बारे में हमने इधर भी कहा है कि फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फेयरली लार्ज एंगल्स। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो क्या कर गए हैं, वो हिट करने के बाद रिपेल बैक कर गए हैं या बाउंस बैक कर गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास ना कुछ पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड थे। ठीक है, यानी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पास हो गए। कुछ ने थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो करवाई, ठीक है, स्मॉल डिफ्लेक्शन। उसके बाद कुछ ने बहुत बड़े एंगल्स पे डिफ्लेक्शन शो करवाई जिसे हम लार्ज डिफ्लेक्शन कह रहे हैं। और कुछ जो है वो हिट होके गोल्ड फॉयल से बाउंस बैक कर गए। ठीक है, तो ये हमारे पास ना ऑब्जर्वेशंस थी एक्सपेरिमेंट की। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से हमारे पास रिजल्ट्स कौन से आए हैं।
तो सबसे पहले हमारे पास रिजल्ट आया है कि अनडिफ्लेक्शन जो हो रही है ना पार्टिकल्स की, वो हमें क्या बता रही है कि हमारे पास बहुत सा जो वॉल्यूम है ना जो एटम ने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो क्या है, एम्प्टी है। इसीलिए तो पार्टिकल्स जो है वो बगैर किसी डिफ्लेक्शन के मूव कर गए। उसके बाद थोड़ी सी जो डिफ्लेक्शन हुई है ना फ्यू पार्टिकल्स की, वो हमें क्या बताती है कि हमारे पास ना जो गोल्ड फॉइल यानी कि हमारे जो हमारा स्ट्रक्चर है गोल्ड फॉइल का, उसके अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी मौजूद है, जिसकी वजह से कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट कर गए हैं उससे हिट करके। तो उस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी को रुदरफोर्ड ने क्या नेम दिया था, न्यूक्लियस का। थर्ड हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि कंप्लीट जो रीबाउंस हुआ है ना कुछ पार्टिकल्स का, जो ये हमारे पास रिपेल बैक हुए हैं पार्टिकल्स, वो ये हमें क्या बताते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा डेंस और हार्ड स्ट्रक्चर है, कि वो थोड़ा सा यानी वो हिट हुआ है अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के साथ एटम की और वो पीछे हट गया है। फोर्थ हमारे पास क्या पॉइंट है कि डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल ये भी हमें शो करती है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। कि जो थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन हुई है ना पार्टिकल्स की, वो हमें क्या शो करती है कि हमारे पास ना जो न्यूक्लियस है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम से बहुत छोटा सा है, कि कुछ पार्टिकल्स ने थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो की है, ठीक है, और बाकी जो है वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो मैं अब लिख देती हूँ। फिफ्थ हमारे पास क्या पॉइंट है, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास ना इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस जो है वो इस एक्सपेरिमेंट में शो नहीं हुई। तो हम यही रुदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन्स इसका मतलब कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या थी कि एन एटम इज न्यूट्रल, hence the number of protons is equal to the number of electrons। ठीक है, तो हमारे पास जो पूरा एटम है वो क्या है, बेसिकली न्यूट्रल है, क्योंकि पार्टिकल्स ने ना कोई आपके पास रिएक्शन शो नहीं किया, बल्कि उन्होंने सिर्फ डिफ्लेक्शन दी है, यानी वो सिर्फ एक चीज से हिट करके क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफ्लेक्शन दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो एटम है वो पूरा ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल स्पीशी है। ठीक है, अगर वो न्यूट्रल ना होता तो हमारे पास ना कोई रिएक्शन शो होता। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल्स ने एक ऐसी चीज के साथ वो यानी हिट हुए हैं जो कि न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होने का क्या मतलब है हमारे पास, कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो नंबर है एटम के अंदर वो सेम है। लास्ट हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या थी, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के बाहर है ना, द फंडामेंटल पार्टिकल्स present inside the nucleus are called न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो वो न्यूक्लियॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, तो हम उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं कंबाइन करके। ठीक है, तो ये आपके पास ना ऑब्जर्वेशंस थी जो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने दी थी। अब रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने बहुत सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन कर दी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से,
लेकिन फिर भी हमारे पास ना रूथरफोर्ड्स मॉडल के अंदर डिफेक्ट्स थे, ठीक है। तो हम वो डिफेक्ट्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। रूथरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में डिफेक्ट्स कौन कौन से थे? नंबर 1 पे हमारे पास क्या था? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, electrons release or emit energy continuously. So they should fall into the nucleus, ठीक है। तो यानी अगर रूथरफोर्ड ने ये हमें कहा था, ठीक है, अगर हमारे पास जो क्लासिकल थ्योरी थी ना रेडिएशन की, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स जो होते थे वो रेडिएशन जो है वो एमिट करते हैं, ठीक है। तो अगर रूथरफोर्ड ने हमें ये कहा था अपने मॉडल में, जैसे ये वाली ऑब्जर्वेशन है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रेडिएशन एमिट करते करते क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर ही फॉल हो जाएंगे सर्कुलर मोशन में चलते चलते। तो ये क्या था कि ये भी डिफेक्ट था कि रूथरफोर्ड जो है वो किस तरह कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। उनको तो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए था, ठीक है। तो एटम का स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो जाता। तो इस वाले डिफेक्ट से कौन से क्वेश्चन पैदा हुए थे कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स किस तरह हो सकता है, क्योंकि मैटर जो है वो तो कोलैप्स नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन ये था कि एटम्स जो है वो फिर स्टेबल कैसे हैं, क्योंकि अब हम यूनिवर्स में जो है वो साइंटिस्ट भी उस टाइम पे देख रहे होंगे ना कि एटम जो है वो कोलैप्स तो नहीं हो रहा है, एटम का स्ट्रक्चर तो न्यूट्रल है, वैसे का वैसे है, यानी स्टेबल है। तो किस तरह जो है वो, यानी ये वाला जो डिफेक्ट था वो दो क्वेश्चंस पैदा कर रहा था कि व्हाई एटम्स आर स्टेबल एंड व्हाई एटम्स कोलैप्स, ठीक है। तो वो इसका जो आंसर था वो ये वाला मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड आपके पास जो है वो क्या डिफेक्ट था? द इलेक्ट्रॉन्स continuously emit energy, so a continuous spectrum should be observed। तो रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्योंकि एनर्जी कंटिन्यूअसली निकल रही है, बट अ लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड। लेकिन हमारे पास क्या था? हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम शो होता था, यानी रूथरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो शो हो रहा था, ठीक है। तो ये भी डिफेक्ट था कि अब अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहा है तो फिर हमारे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं आ रहा, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास ना दो डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने ये सोचा कि रूथरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल भी परफेक्ट नहीं है, हमें एक और मॉडल चाहिए जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट्स में भी लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।